हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में। दोस्तों, ये जो भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं इन सबको हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं। तो अगर आपको इन सब के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे के सारे पीडीएफ वहां मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में जो सबसे पहली बात कही जा रही है वो ये है कि एज रिगार्ड्स द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ व्यूज एग्जिस्ट अमंग वेरियस ऑथर्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि जो अलग अलग ऑथर्स हैं उनका एक नजरिया नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप को लेकर के। सबका अलग अलग सोच है। ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि हाउएवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर सेड टू जनरली फॉल अंडर द बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये जो 5 एस्पेक्ट्स हैं ये सारे के सारे आपके पांचों बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जिसमें सबसे पहला डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, दूसरा कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, तीसरा प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, चौथा प्रॉफिट मैनेजमेंट, पांचवा कैपिटल मैनेजमेंट। आइए इन पांचों को एक एक करके समझते हैं और लास्ट में हम इनका कंक्लूजन भी देखेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पॉइंट है वो है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला स्कोप भी यही है। इसमें जो कहा गया है वो ये है कि अ बिजनेस फर्म इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रांसफॉर्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू गुड्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आपको मालूम है बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। हम वो बिजनेस की एक्टिविटी इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम पैसा अर्न कर सकें। अ बिजनेस फर्म इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन which transform productive resources into goods। दोस्तों, गुड्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक विजिबल गुड्स होता है और एक इनविजिबल गुड्स होता है। जो इनविजिबल गुड्स होता है उसे हम सर्विसेज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर इसमें कंक्लूड करूं तो मैं ये बताऊंगा आपको कि एक बिजनेस फर्म इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है वो उसको ट्रांसफॉर्म करके गुड्स में कन्वर्ट करता है ताकि उसे हम मार्केट में बेच सकें। एक बिजनेस फर्म इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करके गुड्स में कन्वर्ट करता है ताकि उन गुड्स को आप मार्केट में ले जाकर के बेच सकें। अगला पॉइंट कह रहे हैं, अ मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ डिमांड। जो मेजर पार्ट है बिजनेस डिसीजन मेकिंग का वो ये है कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की किस महीने पे कहां पे कितनी डिमांड होगी। अगर आप एक्यूरेट डिमांड एस्टिमेट कर लेंगे तो आपकी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और ये बिजनेस का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, मेजर डिसीजन। तीसरा, a demand forecast can serve as a single guide to management for maintaining and strengthening market position and enlarging profit। तो अगर आप डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस का कि मेरे किस प्रोडक्ट की कहां पे कितना ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा, किस महीने में किस जगह पे, ठीक है। अगर आपने अच्छा अच्छा सही से एस्टिमेशन कर लिया तो यही एक चीज मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकती है, हेल्प कर सकती है, असिस्ट कर सकती है, एक तरीके की सुविधा प्रोवाइड करा सकती है जिससे वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, अपने बिजनेस को मार्केट में स्टैंड करा सके, ठीक है, और अपने बिजनेस को और मजबूत कर सके, मार्केट में उसकी पोजीशन और स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है, मजबूत कर सके। अगला पॉइंट है, डिमांड एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट डिमांड एंड दस प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर मैनिपुलेटिंग डिमांड। इन्होंने बोला कि डिमांड एनालिसिस मदद करता है कि वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड किन फैक्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो फैक्टर्स किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी की मदद से वो एक गाइडलाइन तैयार करके अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। देखिए, डेयरी मिल्क जो चॉकलेट है वो नॉर्मली बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन टीवी में कभी बच्चों को टारगेट करके वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाते। वो क्या दिखाते हैं, कोई त्योहार आ रहा है तो आप, क्योंकि चॉकलेट में मिलावट नहीं होती तो आप चॉकलेट एक दूसरे को दे सकते हैं। पहली तारीख है तो कुछ मीठा है खाना तो आप पूरी फैमिली को खिला रहे हैं, बच्चे तो खा ही रहे हैं। तो ये क्या है कि डिमांड को मैनिपुलेट कर लिया अपने कस्टमर्स के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से।
अगला, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स द एसेंशियल बेसिस फॉर बिजनेस प्लानिंग एंड ऑक्यूपाइज अ स्ट्रेटेजिक प्लेस इन मैनेजरल इकोनॉमिक। मतलब समझ रहे हैं, डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग मैनेजरल इकोनॉमिक में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह लेकर के आता है, क्योंकि ये बिजनेस के जो भी प्लानिंग करनी होती है ना, उसका सारा का सारा एसेंशियल बेस है इसके अंदर। इसी की मदद से बिजनेस में बड़ी बड़ी प्लानिंग की जाती है। और लास्ट में कह रहे हैं द मेन टॉपिक जो हम कवर करेंगे डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग में, वो है डिमांड डिटर्मिनेंट्स, डिमांड डिस्टिंक्शंस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्कोप है वो ये है कि कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। दोस्तों, कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने की लागत क्या आती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट combines with the data drawn from the firm's accounting records can yield a significant cost estimates which are useful for management decisions. मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो अपनी कॉस्टिंग पता करें। अब कॉस्टिंग मतलब लागत कैसे पता करेंगे? कॉस्ट को स्टडी करने के लिए ये लोग क्या करेंगे कि जो भी फर्म है उनकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जो भी डेटा मिलेगा उसकी मदद से वो एक एस्टिमेशन निकालेंगे, ताकि ये एस्टिमेशन मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करे कि हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, आगे इन्होंने बोला एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट बिकॉज ऑल द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉस्ट आर नॉट नोन एंड कंट्रोलेबल। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अनसर्टेनिटी का एक फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, अनसर्टेनिटी। इन्फ्लेशन आ गया, चीजों की कीमत बढ़ गई, अनसर्टेनिटी। डिमांड कम हो गया, अनसर्टेनिटी। ठीक है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गए, अनसर्टेनिटी। तो इन्होंने बोला कॉस्ट जो है ना, जो लागत आती है किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, वह अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, क्योंकि जो भी फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि कॉस्ट क्या होगी, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें मालूम भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोलेबल नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहे हैं डिस्कवरिंग इकोनॉमिक कॉस्ट एंड द एबिलिटी टू मेजर देम आर द नेसेसरी स्टेप्स फॉर मोर इफेक्टिव प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड साउंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो इकोनॉमिक कॉस्ट को डिस्कवर करना और एबिलिटी टू मेजर देम, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी उसे पहचानना और उसे मेजर करना। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है और ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है प्रॉफिट की प्लानिंग के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए और साउंड प्राइसिंग प्रैक्टिसेस के लिए। आगे कह रहे प्रोडक्शन एनालिसिस नैरोअर है। ठीक है, देखिए कॉस्ट बहुत वाइड टर्म है, बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी होती है। प्रोडक्शन कंपैरेटिवली नैरो है। एंड आगे इन्होंने बोला प्रोडक्शन एनालिसिस फ्रीक्वेंटली प्रोसीड्स इन फिजिकल टर्म्स व्हाइल कॉस्ट एनालिसिस प्रोसीड्स इन मॉनेटरी टर्म्स। तो कॉस्ट मॉनेटरी टर्म्स है, पैसे की बात हो रही है, और प्रोडक्शन एनालिसिस वो जो फिजिकल आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, रॉ मटेरियल ला करके, उसी से रिलेटेड है। लास्ट में कह रहे हैं द मेन टॉपिक्स कवर्ड अंडर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस आर कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप्स, कॉस्ट इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आने वाले टाइम में अपने वीडियोस में कवर करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे भी। हमारा जो अगला स्कोप है वो है प्राइसिंग डिसीजंस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। दोस्तों, प्राइसिंग डिसीजंस का मतलब किस प्राइस पे हमें सामान बेचना है। पिछला था कॉस्ट, क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मतलब कितने में हम सामान बना पा रहे हैं। प्राइसिंग किस प्राइस पे हमें बेचना चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिव प्राइस हो, ज्यादा से ज्यादा बिके। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं कि प्राइसिंग एक इंपॉर्टेंट एरिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इनफैक्ट प्राइस is the genesis of a firm's revenue, and as such its success largely depends on how correctly the pricing decisions are taken. तो किसी भी बिजनेस फर्म के रेवेन्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइस, और किसी भी बिजनेस फर्म का जो सक्सेस है वो आपके प्राइसिंग डिसीजंस जो भी आपने लिया है वो कितना सही लिया है, तभी आपका बिजनेस फर्म कितना सक्सेसफुल होता है ये डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आप बहुत अच्छा प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं और बहुत अच्छे प्राइस में सामान बना करके बेचते हैं, बहुत सही प्राइस है आपका, तो हो सकता है आपका बिजनेस फर्म बहुत ज्यादा तरक्की कर जाए। तो इन्होंने बोला कि बिजनेस का सक्सेस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपकी प्राइसिंग डिसीजंस पे, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पे। ठीक है, कितना अच्छा आपने लिया। अगला पॉइंट कह रहे थे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डियॉल्ट विथ अंडर प्राइसिंग इंक्लूड। जो इंपॉर्टेंट चीजें आती है ना प्राइसिंग के अंदर, वो क्या क्या आता है? प्राइस डिटर्मिनेशन,
इन वेरियस मार्केट फॉर्म्स, अलग अलग मार्केट फॉर्म है ना, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, ये जो अलग अलग मार्केट फॉर्म्स हैं जिसे हम नॉर्मली इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन कहते हैं, यहाँ पे आप कैसे प्राइसिंग डिसीजंस लेते हो, कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हो। फिर है प्राइसिंग मेथड, डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग एंड प्राइस फोरकास्टिंग। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा, चौथा जो स्कोप है वो है हमारा प्रॉफिट मैनेजमेंट। दोस्तों प्रॉफिट अर्न करना अलग चीज है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना अलग चीज है। जैसे पैसा कमाना एक अलग बात है, उसको सेव करना या इन्वेस्ट करना सही जगह अलग चीज है। तो यहाँ प्रॉफिट मैनेजमेंट की बात हो रही है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं कि बिजनेस फर्म्स आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स एंड इन द लॉन्ग रन प्रॉफिट्स अर्न आर टेकन एज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द फर्म सक्सेस। इन्होंने बोला कि जो भी बिजनेस फर्म है, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? आप जनरली बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। आपका मकसद क्या है बिजनेस करने का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो किसी भी फर्म की सक्सेस को आप कैसे मेजर कर सकते हो? दैट इज कितने लंबे समय से वो प्रॉफिट अर्न करते आ रहे हैं। इसी बेसिस पे आप बता सकते हो कि भैया ये फर्म बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर वे परफेक्ट, अगर आपको फ्यूचर का नॉलेज अच्छी तरीके से है तो प्रॉफिट एनालिसिस हैव बीन वेरी इजी टास्क, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर का नॉलेज किसको है? अगर आपको फ्यूचर का नॉलेज है, कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, अगला महीने मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है, नहीं होने वाली है, अगर अगर आपको ये बात पहले से मालूम है तो भैया ये तो बहुत प्रॉफिट एनालिसिस बहुत इजी है। लेकिन यार मालूम किसको रहता है? तो अगली पॉइंट में इन्होंने बोला कि हाउएवर इन अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब कुछ भी सर्टन नहीं है। हमें नहीं मालूम कब कहां क्या हो जाए, नोबडी नोज। कब लॉकडाउन लग जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था पैंडेमिक आ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, घर में बैठ जाएंगे, सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, नोबडी नोज। तो फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो जहां पे चीजें अनसर्टेन है, expectations are not always realized, so that the profit planning and measurement constitute a difficult area of business economic। तो इसीलिए, क्योंकि भविष्य जो है अनसर्टेन है, ये दुनिया अनसर्टेन है, इसीलिए हम जब चीजें अनसर्टेन है तो हम प्रॉफिट प्लानिंग और मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है। तो यही बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट एरिया है। आखिरी में कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस एरिया में कवर करेंगे, दैट इज नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पॉलिसीज एंड टेक्निक ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग लाइक ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, इन सब के ऊपर आपको वीडियोस मिलेगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी जो स्कोप है, पॉइंट नंबर 5, दैट इज कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल का मतलब द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस। वो पैसा जिसे आपने बिजनेस के शुरुआत में बिजनेस में लगा दिया, उसे कहते हैं कैपिटल। अब कैपिटल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना भी बहुत बड़ी चीज है। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक और स्कोप है। ठीक है। इन्होंने कहा पहले पॉइंट में, अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबलसम फॉर द बिजनेस मैनेजर आर दोस रिलेटिंग टू फर्म्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है एक बिजनेस मैनेजर के सामने, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और परेशान करने वाली प्रॉब्लम है किसी भी बिजनेस मैनेजर के लिए। आगे कह रहे हैं, रिलेटिवली लार्ज सम्स आर इन्वॉल्व एंड द प्रॉब्लम्स आर सो कॉम्प्लेक्स दैट देयर सोल्यूशन रिक्वायर्स कंसिडरेबल टाइम एंड लेबर। ऑफन द डिसीजन इन्वॉल्विंग कैपिटल मैनेजमेंट आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। इतना ज्यादा कैपिटल का पैसा होता है कि अगर उनके लिए मतलब और इसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इतनी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत समय चाहिए आपके पास। ठीक है। कैपिटल का पैसा इतना बड़ा होता है कि उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए आपको समय चाहिए, लेबर चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो डिसीजंस होता है कॉम्प्लेक्स, ये ट्रबलसम प्रॉब्लम वाला, ये टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं। आपको मालूम है ना, 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल के नीचे सारे के सारे वर्कर्स काम करते हैं और टॉप लेवल के ऊपर सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स में सारे के सारे सीज आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये ट्रबलसम डिसीजन वही लेते हैं। अगला, ब्रीफली कैपिटल मैनेजमेंट इंप्लाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ब्रीफली कैपिटल मैनेजमेंट क्या इंप्लाई करता है? प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, की कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उसकी प्लानिंग, ठीक है, और उसको कंट्रोल। लास्ट में कह रहे हैं द मेन टॉपिक्स जो हम इसमें पढ़ेंगे कैपिटल मैनेजमेंट में, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब
लागत कितनी आ रही है कैपिटल की। अगर आप बैंक से लोन ले लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, और उसमें 10,000 आपको ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो दिस 10,000 रुपए इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस कैपिटल को अक्वायर करने की कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ रिटर्न, भैया आपको 10% तो बैंक को चुकाना है, तो कम से कम 15% या 20% तो आप अर्न करोगे, तभी ना आप 10% चुकाओगे और 5 से 10% का अपने पास मुनाफा प्रॉफिट रखोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, टॉपिक्स हैं, जो कैपिटल मैनेजमेंट में हम पढ़ने हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में बताया गया है, द वेरियस एस्पेक्ट्स आउटलाइन अबव रिप्रेजेंट्स मेजर अनसर्टेनिटीज व्हिच अ बिजनेस फर्म हैज टू रिकॉन विथ। तो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज होते हैं बिजनेस के अंदर, जो हर बिजनेस को डील करना होता है, जैसे डिमांड की अनसर्टेनिटी, कॉस्ट की अनसर्टेनिटी, प्राइस की अनसर्टेनिटी, प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी, कैपिटल की अनसर्टेनिटी। तो ये बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है जो सारे बिजनेसेस को डील करनी होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आखिरी में कह रहे हैं, वी कैन देयरफॉर कंक्लूड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू डील विद वेरियस अनसर्टेनिटीज फेस्ड बाय अ बिजनेस फर्म। ठीक है, तो जो भी अनसर्टेनिटीज बिजनेस फर्म फेस कर रहा है, उन सबसे डील करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को लाया गया है, प्रिंसिपल्स को लाया गया है, कॉन्सेप्ट्स को लाया गया है। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।